गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पहले बात की थी संकरण के बारे में और संकृत कक्षकों के बारे में। संकरण और संकृत कक्षकों के बारे में जब हमने बात की थी तो हमने दो संकरण पढ़े थे, तीन संकरणों की हमने बात की थी। sp संकरण था, sp2 संकरण था और sp3 संकरण था। देखिए sp संकरण, sp2 संकरण और sp3 संकरण की मैंने बेसिक नॉलेज आपको बताई थी। उसके बाद में मैंने बेसिक के अंदर कुछ एग्जाम्पल दिए थे, जैसे BeCl2 दिया था, BH3 दिया था, CH4 दिया था जिसको मैथन बोल सकते हैं। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स मैंने दिए थे। संकृत कक्षकों के जो गुणांक होते हैं उनकी गणना के अंदर हमने सबसे पहले sp जो संकरण है उसके संकृत कक्षकों की गणना की थी। उस गणना के बाद में हम आज बात करेंगे sp2 संकृत कक्षकों की गणना। sp2 संकृत कक्षकों की गणना करना, ठीक है। sp2 जो संकृत कक्षक होते हैं, मैंने पहले भी बताया था, sp2 संकरण जो होता है उसमें 3 संकृत कक्षक होते हैं और 3 कक्षकों के मिश्रित होने के बाद में हमारे पास में क्या होते हैं, जो नए संकृत कक्षक बनते हैं जो आपस में समतलीय होते हैं, उनका एक दूसरे से आपस में जो 120 डिग्री का कोण बनता है, 120 डिग्री का जो कोण बनता है, इन 3 संकृत कक्षकों के लिए हम 3 तरंग फलन यूज करते हैं। कितने तरंग फलन यूज करते हैं हम? 3 तरंग फलन यूज करते हैं। देखिए जब हम इनके लिए 3 तरंग फलन यूज करते हैं तो हमने पहले जैसे हमारे पास में sp संकरण बना था उसके लिए हमने 2 तरंग फलन यूज किए थे। sp3 के लिए हम 3 तरंग फलन यूज करेंगे क्योंकि 3 संकृत कक्षक बनते हैं, और sp3 के लिए हम 4 तरंग फलन यूज करेंगे क्योंकि वहां पे 4 संकृत कक्षक बनते हैं। तो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं नए संकृत कक्षक जो हमारे बन रहे हैं। देखिए ये जो संकृत कक्षक होते हैं उनके अंदर तरंग फलन हमारे पास में 3 बनते हैं। पहला तरंग फलन है sin1, दूसरा तरंग फलन है sin2 और तीसरा तरंग फलन है sin3, ठीक है। इतनी बात हमारी हो गई थी। इतनी बात होने के बाद में हमारे पास में क्या है कि हम जो जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो है a1, a2 और a3। ये है हमारा sin s, यहाँ पे हमारा b1, b2 और b3। ये हो गया sin px। और तीसरे की अगर हम बात करें तो हमारा तीसरा जो हम, क्योंकि हमारे पास में 3 समीकरण बनते हैं तो हमें कोएफिशिएंट गुणांक भी तीसरा लेना पड़ेगा, C1, C2 और C3। ठीक है। अब ये जो हमारी बात हो गई 3 संकृत कक्षकों के बारे में, ये जो तीनों संकृत कक्षक हैं, इन तीनों संकृत कक्षकों को आप ध्यान से देखिए। इन तीनों संकृत कक्षकों में आपको एक चीज आपको कॉमन दिखाई देगी। वो चीज कॉमन कौन सी है कि इन तीनों के अंदर sin s, sin px और sin py जो हैं तीनों में वो बिल्कुल इक्वल है। यानी कि इन तीनों के अंदर 3 हमारे संकृत कक्षक हैं। तीनों संकृत कक्षक कौन कौन से आ गए? sin s हो गया आपके अंदर, sin px हो गया और sin py, यानी कि px, py और s कक्षक आपस में संकृत होकर ये बनाते हैं हमारे पास में। तो ये 3 इक्वेशंस हो गई। इन तीनों इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं? देखो ये इक्वेशन हो गई 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। इन तीनों इक्वेशंस को हमें ध्यान में रखना है। इन तीनों इक्वेशन के अंदर ही हमें वैल्यूज को पुट करना है। तो हम जितनी भी अपने रिएक्शंस करेंगे, जितना भी हम सारा इक्वेशन करेंगे, वो सारी की सारी वैल्यूज हमें किसकी लेनी है? a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2 और c3 की। यानी कि इन गुणांकों की गणना हमें करनी है, इन गुणांकों के मान हमें निकालने हैं। तो चलिए हम लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारी कंडीशन। देखिए कंडीशन मेनली आपकी 2 ही होती हैं। पहले मैंने 3 कंडीशंस बताई थी, लेकिन एक कंडीशन तो ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाती है कि जितने पार्टिसिपेट करते हैं कक्षक उतने ही नए संकृत कक्षक बनते हैं। तो ये एक तो नॉर्मल सी आपकी संकृत कक्षकों की जो होती है ये नॉर्मल सी बात होती है जिसके अंदर हम संकृत कक्षकों की गणना करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं ऐश कक्षक के बारे में। देखिए पहली कंडीशन लगाते हैं हम ऐश कक्षक की। ऐश कक्षक का जो आवेश घनत्व होता है वो तीनों संकृत कक्षकों के लिए समान होता है। ऐश कक्षक का आवेश घनत्व तीनों संकृत कक्षकों के लिए समान।
अब जब तीनों संकरित कक्षकों के लिए इसका आवेश घनत्व समान होता है तो आपको पता है आवेश घनत्व को स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो A1 स्क्वायर इज इक्वल टू A2 स्क्वायर इज इक्वल टू A3 स्क्वायर। इन तीनों की ओवरऑल जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास में, ये देखिए अगर इनकी वैल्यू क्या है 1 है तो इस जो हमारे पास में जो आ रहा है तो कितनी हो जाएगी 1/3, यानी कि 3 यहाँ पे कोफिशिएंट्स है तो हमारे पास क्या हो जाएगा A1 बराबर A2 बराबर A3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√3। ये हमारे पास में फर्स्ट वैल्यू आ गई। क्या वैल्यू आई है हमारे पास में A1 A2 और A3 की वैल्यू, तो हम सबसे ऊपर इसको A1 A2 को लिख लें, A1 बराबर A2 बराबर A3, इसकी वैल्यू हमारे पास में आई है 1/√3। ठीक है, अब ये जो हमारे पास में वैल्यूज आ गई है। दूसरी हम बात करते हैं हमारी कंडीशन नंबर जो सेकंड लगाते हैं। सेकंड कंडीशन को हम क्या करेंगे, हमने बताया था कि x अक्ष के ऊपर कौन सी अक्ष कार्यरत है या कौन सा तरंग फलन कार्यरत है। तो हम एक इमेजिन करके चलते हैं कि हमारे पास में जो साई1 है वो साई1 हमारा x अक्ष के ऊपर है, साई1 x अक्ष पर कार्यरत है। अगर वो x अक्ष पर कार्यरत होता है, y पर नहीं होता है, y अक्ष पर नहीं, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसके लिए py पर इसका किसका साई1 का कंट्रीब्यूशन जो होता है योगदान 0 होता है। अब कंट्रीब्यूशन योगदान 0 हो गया तो आपको पता है एक कंडीशन आई है, हम y साई1 की बात कर रहे हैं। हमारे पास में देखिए साई1 की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास में A1 की वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है। px एक्सिस को हम काम में ले रहे हैं कि जो हमारा साई1 तरंग फलन है वो x एक्सिस के ऊपर है, तो हमारे पास में क्या बचा, तीसरा y एक्सिस बचा। तो यहाँ पे क्या कह रही है कंडीशन, ये कह रही है कि जब साई1 तरंग फलन होता है वो x अक्ष पर कार्यरत होता है और x अक्ष पर कार्यरत होने के कारण वो y अक्ष पर कार्यरत नहीं हो रहा है, और जब वो y अक्ष पर कार्यरत नहीं हो रहा है तो जो हमारा py पर इसका कंट्रीब्यूशन है, इसका योगदान है वो 0 होता है। और py पर 0 हो गया मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, हमारे पास में C1 का वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो दूसरे डिजिट हमारे पास में वैल्यू क्या निकल के आई है, C1 बराबर 0। 2 मान हमारे पास में आ चुके हैं। तीसरी कंडीशन लगाते हैं हम प्रसामान्यीकरण की शर्त। देखिए नंबर 3, अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साई1 वाले फॉर्मूले से। देखो A1 की वैल्यू हमें पता हो गई, C1 की वैल्यू पता हो गई, किसकी वैल्यू पता नहीं है, B1 की। तो हम B1 की वैल्यू निकालेंगे तो हम यहाँ पे कौन सी शर्त लगाएंगे, प्रसामान्यीकरण की शर्त, नॉर्मलाइजेशन की शर्त। देखिए अब आप ही सोच रहे होंगे कि नॉर्मलाइजेशन की शर्त और ऑर्थोगोनैलिटी की जो शर्त है वो कैसे लगती है। नॉर्मलाइजेशन की शर्त हम तब लगाते हैं जब हमें किसी समीकरण के अंदर अगर 3 कोएफिशिएंट हैं उनमें से 2 का हमें पता हो और तीसरे का मान हमें निकालना हो, तब तो लगाते हैं हम नॉर्मलाइजेशन की शर्त। और अगर किसी समीकरण या इक्वेशन के अंदर केवल हमें एक ही वैल्यू पता है या कोई भी वैल्यू पता नहीं है तो इस कंडीशन के अंदर हम जो शर्त लगाते हैं वो होती है ऑर्थोगोनैलिटी की शर्त। नॉर्मलाइजेशन की शर्त आपको मैंने बता रखी है। तीसरी हम कंडीशन लगाते हैं साई1 के लिए, साई किसके लगा रहे हैं, साई1 की सामान्यीकरण की शर्त, सामान्यीकरण की शर्त, नॉर्मलाइजेशन शर्त। तीसरी शर्त जो होती है इसके अकॉर्डिंग क्या है, समाकलन साई1 स्क्वायर डी लैम्डा इक्वल टू क्या होती है, वैल्यू 1 होती है। जब हम इसके अंदर साई1 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में क्या है, A1 साई S प्लस B1 साई PX प्लस C1 साई PY का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हम एक ध्यान देने योग्य बात है, अगर हम इसको A मान ले, इसको B मान ले और इसको C मान ले तो हमारे पास में एक कंडीशन क्या हो जाएगी, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला बनता है। जब हम इस फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में आता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस
कितनी वैल्यूज हमारे पास में आ रही हैं, कितनी वैल्यूज हमारे पास में नहीं आ रही हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास में एज इट इज आती है। तो ये जो हमारे पास में ब्रैकेट है, उस ब्रैकेट को हम सोल्व करने के लिए हम इस फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे। ये फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, जिसके अंदर हमारे पास में जो वैल्यूज आती है वो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac मान लो या ca मान लो। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अगर हम इसी फॉर्मूले से इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये सारी वैल्यूज हमें पुट करनी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। देखिए, ये समीकरण हम रहने देते हैं क्योंकि हमारी ये समीकरण बहुत आगे भी काम में आएंगे, तो इन समीकरणों को हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, कंडीशन नंबर 3 हमारे पास में आ गई है और इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए, इनका जब समाकलन करते हैं, यानी कि इनका समाकलन करने के बाद में हमारे पास में जो वैल्यूज आ रही है वो क्या हो जाएगी, साइन 1 जो हमारे पास में था उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में हो जाएगा a1 स्क्वायर साइन s स्क्वायर, a1 स्क्वायर साइन s स्क्वायर डी लैम्डा प्लस b1 स्क्वायर साइन px स्क्वायर डी लैम्डा। आप शुरू में कर लेते हैं, जो हमारे कोफिशिएंट्स होते हैं उन कोफिशिएंट को अलग कर लेते हैं, प्लस c1 स्क्वायर साइन py स्क्वायर डी लैम्डा प्लस 2, कौन कौन सी इक्वेशन आ जाएगी, 2a1 b1 साइन s साइन px डी लैम्डा प्लस 2 ए बी हो गया, अब bc b1 c1 साइन px साइन py डी लैम्डा प्लस 2c1 a1 साइन py साइन s डी लैम्डा इज इक्वल टू 1। अब इन सब के अंदर देखो, ये है हमारा नॉर्मलाइजेशन, ये भी हमारा हो गया नॉर्मलाइजेशन, ये हो गया हमारा नॉर्मलाइजेशन, ये ऑर्थोगोनलिटी, ये भी ऑर्थोगोनलिटी और ये भी हमारी क्या है, ऑर्थोगोनलिटी। पहले भी मैंने आपको इक्वेशन के अंदर बताया था कि नॉर्मलाइजेशन होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, ऑर्थोगोनलिटी की वैल्यूज क्या होती हैं, 0 होती है। तो यहाँ से हम 1 करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, a1 स्क्वायर 1 प्लस b1 स्क्वायर 1 प्लस c1 स्क्वायर 1 प्लस 2a1 b1 0 प्लस 2b1 c1 0 प्लस 2c1 a1 0 इज इक्वल टू 1। तो देखो, ये मल्टीप्लाई है, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। हमारे पास में क्या बचेगा, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास में एक इक्वेशन आ गई कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर का मान क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। देखिए, अब यहाँ पे हम जो बात करते हैं उस बात के अकॉर्डिंग हमें क्या पता है कि हमने जो पीछे इक्वेशन सॉल्व की थी उसमें हमारे पास ये वैल्यूज आई थी, a1 का भी मान हमारे पास में अवेलेबल है और c1 का मान भी हमारे पास में अवेलेबल है। c1 को हम 0 मानेंगे तो 0 का स्क्वायर भी 0 होता है, कुछ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमारे पास में a1 की वैल्यू कितनी है, 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जब हम इसको सॉल्व करने के बाद में इसको इधर निकालेंगे तो b1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/3 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/3। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, लघुत्तम ले लेंगे, 3 माइनस 1/3 कितना हो गया, 2/3। अब जो हमारे पास में वैल्यूज आ रही है 2/3, ये किसकी आ रही है, b1 स्क्वायर की। जब स्क्वायर हटाएंगे तो b1 क्या बच जाएगा हमारे पास में, 2/3 का रूट। 2/3 का जो हमारे पास में रूट बच रहा है वो 3/, ये हमारे किसकी वैल्यूज आ गई, b1 की वैल्यूज आ गई। तो हम ऊपर लिख सकते हैं b1 इक्वल टू 2/3 का रूट। ठीक है, ये 3 वैल्यूज हमारे पास में होगी, a1 b1 a1 a2 a3 की वैल्यूज हैं, c1 की वैल्यूज हैं और b1 की वैल्यूज हमारे पास में आ गई है। यहाँ तक की हमारी बात हो गई है। अब हम आगे जो बात कर रहे हैं
ध्यान से देख लेना, हम आगे जो बातें कर रहे हैं वो आगे बातें कर रहे हैं। अब हम कौन सी शर्त लगाएं, ऑर्थोगोनैलिटी की शर्त लगाएं या नॉर्मेलिटी की शर्त लगाएं? वो मैंने पहले ही बताया था कि आपके समीकरणों पे डिपेंड करता है। हमारे पास में a1 की वैल्यू है, b1 की वैल्यू है और c1 की वैल्यू है, तो समीकरण जो साइन 1 वाला समीकरण नंबर 1 है, साइन 1 है, उस पर तो लगेगी नॉर्मलाइजेशन की शर्त और इन दोनों पे लगेगी ऑर्थोगोनैलिटी की शर्त। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, अगर हम दो समीकरण जो हैं, दो तरंग फलन है, उनको एक साथ हम यूज करते हैं, तो एक साथ यूज करने के बाद में हमें क्या पता चलता है कि जब हम इनको एक साथ यूज करते हैं तो हम नई कंडीशन लगाते हैं। वो नई कंडीशन हमारी कौन सी हो जाएगी, देखिए आगे यहाँ तक कि हमारी वैल्यूज आ गई हैं, हमारे पास में जो मान आए हैं हम उसको अलग से ऊपर लिखते जा रहे हैं ताकि आपको बाद में वैल्यूज पुट करने में जोर नहीं आए, ठीक है। अब हम जब बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन की, तो नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास में आ रही है कि हम क्या करते हैं, नंबर 4 जो हमारी कंडीशन है वो क्या कह रही है कि हम ऑर्थोगोनैलिटी और नॉर्मलाइजेशन जो है उसकी शर्त कैसे लगाएं। ऑर्थोगोनैलिटी और नॉर्मलाइजेशन की जो शर्त हम लगा रहे हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, साइन 1 व साइन 2 तथा साइन 1 व साइन 3, दो मैंने लिए समीकरण आपके साइन 1 साइन 2 और साइन 1 और साइन 3 की ऑर्थोगोनैलिटी की शर्त लगाते हैं। लांबिक प्रसामान्यीकरण बोलो या ऑर्थोगोनैलिटी की शर्त लगाते हैं, ठीक है। अब जब हम इस शर्त के अंदर हम लगाते हैं आपकी प्रसामान्यीकरण की शर्त को न लगा के हम लगाते हैं ऑर्थोगोनैलिटी की शर्त, तो हम देखिए हमने क्या किया है, साइन 1 और साइन 2 दोनों का लगा रखा है, तो हम क्या करते हैं, साइन 1 साइन 2 दोनों लिए हैं हमने, देखना साइन 1 और साइन 2 दोनों को हमने लिया है और इसके अंदर डी लैम्डा हमने लगाया है और इसकी इक्वल टू हमारे पास में वैल्यूज क्या आती हैं, 0 आती है। दूसरी हमने लगाई साइन 1 साइन 3 डी लैम्डा इक्वल टू हमारे पास में क्या आ जाएंगी, 0, ठीक है। तो जब हमने पहले ऑर्थोगोनैलिटी की शर्त लगाई थी तो हमारे पास में जो रिजल्ट्स निकल के आए थे वो रिजल्ट्स कैसे आए थे, इसके अकॉर्डिंग तो हमारे पास में आएंगे a1, देखिए कौन कौन से आ रहे हैं हमारे पास में, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और जो हमारे इधर वाला है उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा हमारे पास में, a1 a3 प्लस b1 b3 प्लस c1 c3 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि इन ये जो हमारे ऑर्थोगोनैलिटी वाले हैं मैंने पहले सॉल्व कर दिए थे एसपी संकरण के अंदर, दोबारा सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूम करेंगे। सेम टू सेम वही प्रोसेस है कि कैसे ऑर्थोगोनैलिटी हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ये हमारे पास में इक्वेशन ये आती निकल के हमारे पास में इक्वेशन आती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले समीकरण नंबर 4 के अंदर हमारी वैल्यूज पुट करते हैं। कौन कौन सी वैल्यूज हमारे पास में, देखो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू हमारे पास में क्या है, 0। ऊपर जो वैल्यूज निकालनी है वो हमारे पास में ऐसी हैं, ये सारी वैल्यूज हमने निकाल रखी हैं। तो देखिए समीकरण में पुट करेंगे, a1 की वैल्यू क्या है 1/√3 मल्टीप्लाई में क्या है a2 भी क्या है 1/√3, फिर क्या है प्लस b1 की वैल्यू हमारे पास में क्या है √2/3 मल्टीप्लाई में b2 की वैल्यू हमारे पास में नहीं है, प्लस c1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी 0 और c2 की वैल्यूज हमारे पास में क्या है, c2 की वैल्यूज हमारे पास में क्या है, हमारे पास में c2 की वैल्यूज भी कुछ भी नहीं है, c2 की वैल्यूज भी नहीं है। लेकिन आपको पता है कि कोई भी कंडीशन के अंदर कोई भी संख्या अगर 0 से मल्टीप्लाई पे होती है तो एक्चुअल में वो भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ आ गया 1/3 प्लस √2/3 b2 इक्वल टू हमारे पास में कंडीशन आ गई 0, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो b2 जो हमारे पास में √2/3 b2 हमारे पास में अवेलेबल था वो क्या हो जाएगा -1/3 इधर आ गया, b2 -1/3 ये इधर है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 और 2, ठीक है। अब ये चीज़ हमारे पास में आ रही है तो हम क्या करते हैं, ये 1/3 है हमारे पास में, इसको 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√3 मल्टीप्लाई 1/√2, माइनस के हैं ध्यान रखना, माइनस की वैल्यू आ रही तो हमारे पास में कितना आएगा -1/√6। ये किसकी वैल्यूज़ आ रही हैं, b2 की वैल्यूज़,
B2 इक्वल टू -1/√6 हमारे पास में वैल्यूज़ आ रही है। ये हमारे B2 तक की वैल्यूज़ आ गए। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास में वैल्यूज़ आई है उन वैल्यूज़ को पुट करते हैं हमारे पास में समीकरण नंबर 5 के अंदर। समीकरण नंबर 5 में भी देखिए सबसे पहले क्या है, A1 की वैल्यू हमारे ऊपर पास दे रखी है 1/√3 मल्टीप्लाई A3 की वैल्यू भी वही है 1/√3 प्लस B1 की वैल्यू हमारे पास में है √2/3 मल्टीप्लाई B3 हमारे पास में नहीं है, C1 हमारे पास में 0 है और C3 की वैल्यू भी हमारे पास में नहीं है। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा 1/3 प्लस √2/3 B3 इक्वल टू 0। ये हमारे पास में वैल्यूज़ आ गई। सेम टू सेम देखो वही है 1/3 प्लस √2/3 B2 इक्वल टू वो था, यहाँ पे B3 आ रहा है तो यहाँ पे B3 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी हमारे पास में -1/√6। देखिए B2 और B3 की वैल्यू हमारे पास में इक्वल आ रही है -1/√6। तो B3 की वैल्यू भी हमारे पास में क्या आ रही है -1/√6। यहाँ तक की बात हमारी हो गई है। अब हम इसके आगे की जो शर्त लगाते हैं, वो शर्त क्या होती है कि हम किस किस का प्रसामान्यीकरण करेंगे और किस किस के लिए ऑर्थोगोनैलिटी की शर्त हम लगाएंगे। ये शर्तें हमारी 4 कंडीशंस हो गई है। 5वीं कंडीशन लगाते हैं हम इस समीकरण के ऊपर। 5वीं कंडीशन हमारी क्या कहती है, देखिए जो ये 5वीं कंडीशन है, ये 5वीं कंडीशन क्या कहती है कि हमें पहले sin1 का प्रसामान्यीकरण किया था, अब sin2 का प्रसामान्यीकरण करने पर, देखो sin2 का हम प्रसामान्यीकरण करेंगे, शर्त क्या लगेगी हमारी sin2 का स्क्वायर d लैम्डा इक्वल टू 1। ओवरऑल वही प्रोसेस करेंगे जैसे sin1 वाले में थे। sin1 का हमारे पास वैल्यूज क्या आया था, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हमारे पास में वैल्यूज आई थी। तो यहाँ पे हमारे 2 का कर रहे हैं तो हमारे पास कौन सी वैल्यूज आएंगी, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर दो। A2 हमारे पास में कौन कौन सी वैल्यूज है, A2 की वैल्यूज क्या है, B2 की वैल्यूज क्या है और C2 की वैल्यूज क्या है। देखो A2 की वैल्यू हमारे पास में है 1/√3 स्क्वायर हो जाएगा तो होल स्क्वायर। B2 की वैल्यूज हमारे पास में है -1/√6 का होल स्क्वायर प्लस C2 की वैल्यूज हमारे पास में कितनी आ रही है, C2 की वैल्यूज कोई भी कहीं पे भी C2 की वैल्यूज निकली है, नहीं निकली है तो C2 की वैल्यूज हम निकालेंगे। ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब हम जब इस इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास में देखो क्या होता है 1/√3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/√3 का जो स्क्वायर होता है क्या हो जाएगा 1/3। यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा 1/√6 जो है हमारे पास में है तो 1/6 हमारे पास में बच जाएगा। 1/6 किसका बचेगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो ये भी किसका हो जाएगा पॉजिटिव प्लस C2 स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या आ जाएगा ओवरऑल हमारे पास में, देखिए तो C2 स्क्वायर इक्वल टू 1 - 1/3 - 1/6 तो C2 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, लघुत्तम ले लिया 6 2 1 क्या हो जाएंगे, कितने हो गए 3 निकाल दिए, 6 में से 3 निकले 3/6, ये कितने हो गए 1/2। तो ये C2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, C2 की जो हमारे पास में वैल्यूज आएंगी वो क्या आ जाएंगी 1/√2, क्या आ जाएगी 1/√2। ठीक है, सेम टू सेम हम प्रसामान्यीकरण की जो शर्त है C2 की हमारे पास में वैल्यूज आ गई, C2 इक्वल टू 1/√2 हमारे पास में वैल्यूज आ गई। अब हम तीसरी जो शर्त लगाते हैं वो लगाते हैं हमारे पास में जो कंडीशन है तीसरी, नेक्स्ट जो कंडीशन है C1 का प्रसामान्यीकरण कर लिया, ऑर्थोगोनैलिटी की शर्त लगा दी, C2 का प्रसामान्यीकरण कर लिया, नॉर्मलाइजेशन कर लिया। अब हम करते हैं C3 का नॉर्मलाइजेशन। C3 का जब हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो सेम वही प्रोसेस हमारे पास में समीकरण आएगा A3 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर इक्वल टू 1। वैल्यू सेम टू सेम पुट करेंगे। यहाँ पे 1/3 जो हमारे पास में आ रहा है 1/√3 इसका स्क्वायर प्लस -1/√6 का स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर इक्वल टू 1। ओवरऑल जो हमारा C2 निकला था वैसे ही कंडीशन यहाँ पे आ रही है, C3 स्क्वायर इक्वल टू 1 - 1/3 - 1/6 तो C3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/, यहाँ पे हो जाएगा 3/6 इक्वल टू 1/2। तो 1/2 का,
अब यहाँ पे एक मैं चिन्ह लगाती हूँ प्लस माइनस का। देखिए ये प्लस माइनस का निशान मैंने क्यों लगाया है, ये मैंने प्लस माइनस का निशान इसलिए लगाया है, यहाँ पे मैंने C3 की वैल्यू लिखनी है। C3 जो हमारे पास में वैल्यूज़ आ रही हैं वो क्या है हमारे पास में 1/√2 और यहाँ पे मैंने प्लस और माइनस साइन लगाया है। देखिए आ तो रही है वैल्यू पॉजिटिव के अंदर, लेकिन मैंने यहाँ पे प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का साइन लगाया। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का साइन लगाने का मतलब है कि हम यहाँ पे C2 और C3 की वैल्यू के अंदर डिफरेंस करने के लिए, उनके एंगल्स को शो करने के लिए यहाँ पे हम पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन लगाते हैं। अब जो हमारे पास में ये वैल्यूज़ आई हैं A1, A2, A3 की भी आ गई, C1, C2, C3 की भी आ गई, B1, B2 और B3 की भी आ गई। इन सारी वैल्यूज़ को हम इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। इक्वेशन के अंदर जब हम पुट करते हैं A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, अब देखो करते जाओ। A1 की जगह A1 की वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/√3, यहाँ पे भी 1/√3, यहाँ पे भी क्या आ जाएगी 1/√3। B1 की और B2 और B3 के लिए B1 की वैल्यू हमारे पास में है ये है √2/3, B2 की वैल्यू है -1/√6 -1/√6। अब देखो -1/√6 1 तो यहाँ पे पॉजिटिव के निशान हट जाएंगे, ये हमारे पास में इक्वेशन बन गई। अब क्या बचा हमारे पास में C2, C1 और C3 वाला। C1 की वैल्यू हमारे पास में क्या है 0 है, C1 की वैल्यू हमारे पास में क्या है 0। C2 की वैल्यू हमारे पास में क्या है 1/√2 और C3 की वैल्यू को हम डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हमारे पास में ये वैल्यूज़ आ गई हैं। क्वांटम में साइन की दो वैल्यू होती हैं, एक तो होती है पॉजिटिव, दूसरी होती है नेगेटिव। इक्वेशन में डिफरेंस करने के लिए हमने C2 और C3 की वैल्यूज़ को अलग अलग किया है। C2 और C3 की वैल्यूज़ को अलग अलग करने के बाद हमारे पास में क्या आया है कि हमने C2 की वैल्यूज़ को तो हमने पॉजिटिव माना है और C3 की वैल्यू को हमने नेगेटिव मान लिया है। तो हमारे पास में जो sp संकृत कक्षकों का जो डायग्राम बनता है वो मिक्सिंग के बाद में कुछ इस तरीके का बनता है। अगर हमारे पास में ये तो है S कक्षक, S कक्षक के बाद में ये हमारे P कक्षक हैं जो आपस में मिक्सिंग हो रहे हैं, PX हो गया और ये है PX और ये है PY, ठीक है। अब इनका जब हम मिक्सिंग करते हैं तो हमारे पास मिक्सिंग के बाद में कुछ इस तरीके के डायग्राम शो होते हैं। कुछ इस तरीके का डायग्राम हमारे पास में शो होगा। ये है मिक्सिंग, यानी कि संकलित कक्षकों की जो मिक्सिंग करेंगे उसके बाद में हमारे पास में जो डायग्राम शो होगा sp2 संकरण हमारे पास में शो होगा। ये तो है बड़ी वाली पॉजिटिव लॉब्स और अब हमारे पास में जो नेगेटिव लॉब बन रही है वो इसकी छोटी छोटी लॉब्स ये हमारे पास में नेगेटिव वाली बन गई। तो ये होता है हमारा sp2 संकृत कक्षक, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास में, ये इनके बारे में हमने sp2 संकरण के बाद में बात की है। आगे हम बात करेंगे sp3 संकरण के बारे में जो होगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और जितना भी समझ में आया उसको आप इजीली कन्विंस कीजिए।